हाय एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा सीआरपीसी की लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हम देखेंगे कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 कब आया, क्यों आया और आज के लीगल सिस्टम में इसका क्या रोल है। इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट पढ़ेंगे, जो कि सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन नंबर 5 पर मुश्तमिल है। इसमें तो चलिए सबसे पहले हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देख लेते हैं। बीइंग अ मुस्लिम, 1857 वार ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में तो हम सब जानते हैं। अब वार ऑफ इंडिपेंडेंस के नतीजे में जो मुसलमानों की थोड़ी बहुत हुकूमत बची हुई थी या रोल बचा हुआ था हुकूमत के अंदर, वो भी ख़त्म हो गया और कंप्लीट तौर पे ब्रिटिश रूल आ गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट आ गई। गवर्नमेंट पर मुकम्मल कंट्रोल के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्रिमिनल मामलात को डील करने के लिए एक एक्ट दिया, जिसे क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 1861 कहते हैं। 1861 में ये एक्ट आया और इससे पहले ही ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत से कोर्ट्स यहाँ इंडिया में इस्टेब्लिश कर चुकी थी, लेकिन ये एक्ट नामुकम्मल होने की वजह से इसको बाद में रिप्लेस कर दिया गया कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1882 से, जो कि 1882 में आया। लेकिन इसमें भी कुछ कमियां थी, फर्दर इसको अमेंड किया जाता है और 2 मार्च 1898 को इसे मज़ीद अमेंड करके ये सीआरपीसी जो आज हमारा है, इसको 1 जुलाई 1898 को इन्फोर्स कर दिया गया। अब यहाँ पर एक बात और तलब है कि ये 2 मार्च 1898 को सिर्फ पास हुआ था, ना कि इन्फोर्स। इसको बाद में इन्फोर्स जाके 1 जुलाई 1898 को किया गया। पहले इस एक्ट का इतलाक पूरे ब्रिटिश इंडिया पर होता था, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया के साथ साथ शामिल थे। लेकिन अब इस एक्ट का दायरा कार इंतहाई महदूद हो गया है। ये सिर्फ पाकिस्तान और उसके रिलेटेड टेरिटरीज़ पर इम्प्लीमेंट होता है, क्योंकि इंडिया भी इसके बाद फर्दर अपना क्रिमिनल एक्ट बना चुका है और हम पाकिस्तानी अभी तक 1898 के ऊपर अटके हुए हैं। लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हमारे जितने भी कोर्ट्स हैं, जब भी वो क्रिमिनल मुकदमात को सुनते हैं तो वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हैं और इस कोड के तहत ही, इसमें जो तरीक़ेकार बयान किया गया उसके तहत ही क्रिमिनल मुकदमात को लेकर चला जाता है। अब ये था हमारा सेक्शन नंबर 1। अब हम सेक्शन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जो कि ओमिट हो चुका है। अब सेक्शन नंबर 3 हमें ये बताता है कि ये जितने भी रेफरेंसेस हमने बैकग्राउंड में पढ़े हैं, 1861 का एक्ट, 1882 का एक्ट और एक और बीच में आया था 1872 का गालबन, ये जितने भी एक्ट हैं ये इन सब को ख़त्म कर दिया गया और सीआरपीसी को इन्वोक कर दिया गया। मतलब सीआरपीसी इन सब पे सुपरसीड कर गई है, वो प्रीवियस तमाम एक्ट ख़त्म हो चुके हैं। तो चलिए अब हम सेक्शन नंबर 4 को देख लेते हैं। ये आज के लेक्चर का ही नहीं बल्कि सीआरपीसी का भी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा क्यों है, इसे हम एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं। अब जैसा कि मैं कहता हूँ, सोबिया इज़ अ गर्ल एंड ही वेंट टू कॉलेज। अब आप हंसेंगे कि ये सर क्या कह रहे हैं कि ही वेंट टू कॉलेज, सोबिया लड़की है, उसे शी बोला जाएगा। लेकिन कानून में ऐसा नहीं है। जैसा कि इन एक्ट्स में बता दिया गया है कि लड़का हो या लड़की, बूढ़ा हो या बूढ़ी, कोई कंपनी हो, सबको ही कहकर मुखातिब किया गया। ही का वर्ड सबके लिए है। अब उसके बाद हम कंप्लेंट वर्ड को देख लेते हैं। जैसा कि कंप्लेंट, आप मुझे भी किसी की कंप्लेंट कर सकते हैं, क्लास में कोई बच्चा टीचर को किसी की कंप्लेंट कर सकता है। लेकिन जब हम सीआरपीसी में कंप्लेंट वर्ड को देखते हैं, इसका मतलब है इस्तगासा, या किसी भी मजिस्ट्रेट को किसी भी गलत काम की या किसी भी प्रॉब्लम की इतला दी जाए, उसे कंप्लेंट कहा जाएगा। लेकिन यूनिवर्सली अगर इस कंप्लेंट के वर्ड को देखें तो इसका और मतलब है, लेकिन सीआरपीसी में इसका मतलब और है। अब डेफिनेशन क्लॉज किसी भी चीज़ का स्पेसिफिक मीनिंग दे देती है, और वो स्पेसिफिक मीनिंग उस एक्ट या उस कोड की हद तक होता है, और उस एक्ट में जहाँ जहाँ वो वर्ड यूज़ किया जाएगा उसका वही मतलब समझा जाएगा जो कि डेफिनेशन क्लॉज में उसका मतलब बयान कर दिया गया हो। अब जैसा कि वर्ड कोड है, अब कोड सीआरपीसी में जहाँ भी आएगा हम ये अज्यूम करेंगे तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इसका मतलब है। लेकिन अगर हम यूनिवर्सली देखें तो ये सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड में भी कोड यूज़ होता है, लेकिन वहाँ पर इसका मतलब सिविल प्रोसीजर कोड। अगर सीआरपीसी में आएगा तो इसका यहाँ पर हम मतलब लेंगे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ठीक है, तो अब हमें ये मतलब कौन देता है? ये मतलब हमें देती है डेफिनेशन क्लॉज, जो कि हमारा सेक्शन नंबर 4 है। दैट्स वाई इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये बता देती है कि इस कानून की हद तक ये लफ्ज़ जो है ये इस तरीके से पढ़ा जाएगा और इसका ये मतलब अखज़ किया जाएगा। तो चलिए अब इस सेक्शन में जो डेफिनेशंस दी गई है हम उन्हें देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम देखते हैं एडवोकेट जनरल को। तो एडवोकेट जनरल कौन होता है? एडवोकेट जनरल सरकार का किसी भी सूबे के अंदर अपॉइंटेड सबसे बड़ा वकील होता है। जो सरकारी वकील जिसे हम कह सकते हैं, वो एडवोकेट जनरल होता है। इसे प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बिहाफ पर ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट के सारे मामलात को डील करता है। इसमें हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस है। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जिनमें बेल ग्रांट नहीं की जा सकती, लेकिन बेलेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस होते हैं जो लेस सीरियस नेचर के होते हैं। इनको सेक्शन 496 डील करता है और इसमें बेल एज अ मैटर ऑफ राइट क्लेम की जा सकती है। अगर कोर्ट इन ऑफेंसेस में बेल ना दे तो कोर्ट को उसकी वजह बतानी पड़ती है प्रॉपर। जैसे मिसाल के तौर पर पीस को खतरा है, ये शख्स भाग जाएगा, ईटीसी कुछ भी। और नेक्स्ट हम देख लेते हैं चार्ज को।
एक थोड़ा वर्सटाइल वर्ड है, इसके बहुत से मीनिंग हो सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हमारा फ़ोन चार्ज पे लगा दें, उसको भी चार्ज क्या देते हैं, या हमें ट्रैफिक वार्डन ने इतना चार्ज कर लिया मतलब जुर्माना हो गया। लेकिन अगर हम इसे पर्टिकुलरली लॉ की ज़ुबान में यूज़ करेंगे तो चार्ज का मतलब होता है इल्ज़ाम लगाना, किसी पर क्या एलिगेशन है। अगर इसे और आसान करके बताया जाए चाहे तो ये कहा जा सकता है कि इस पर फ़र्द जुर्म आयद होगी, जैसे नवाज शरीफ पर फ़र्द जुर्म आयद हुई। या मिसाल के तौर पे किसी को कह दो कि आपने गाड़ी चोरी की और आप पर ये चार्ज लग चुके हैं। और फ्रेमिंग ऑफ चार्ज ही किसी भी मुकदमे की बेसिकली प्रॉपर स्टार्ट होती है। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस इंतहाई सीरियस नेचर के ऑफेंसेस होते हैं, जैसा कि चोरी होगी, डकैती होगी, मर्डर हो गया। इन तमाम ऑफेंसेस में पुलिस किसी को भी बगैर वारंट के अरेस्ट करने का इख्तियार रखती है। इसमें नेक्स्ट हम देख लेते हैं कंप्लेंट को। कंप्लेंट का मतलब बेसिकली शिकायत नहीं है, यहाँ सीआरपीसी में इसका मतलब है इस्तगासा। जब कोई शख्स बराह रास्त किसी जुर्म की इतला जाके मजिस्ट्रेट को देता है तो उसे हम बेसिकली इस्तगासा कहते हैं। अब ये कंप्लेंट मोस्टली नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में होती है, लेकिन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में भी कंप्लेंट का इंदराज किया जा सकता है। अब आप कहेंगे कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में तो एफआईआर होती है, लेकिन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में कंप्लेंट भी होती है। अब मिसाल के तौर पे पुलिस आपकी एफआईआर नहीं काट रही, तो उसकी आप जाके कंप्लेंट या इस्तिगासा जो भी होगा तो आप वो मजिस्ट्रेट को ही दर्ज कराएंगे ना। तो कंप्लेंट कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल दोनों ऑफेंसेस में दी जा सकती है। अब इसमें नेक्स्ट डेफिनेशन जो हमें दी गई है वो हाई कोर्ट की। अब हाई कोर्ट का ज़ाहिरा मतलब बताने की ज़रूरत तो आपको नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, हमारी जो अदालत आलिया है उसे हाई कोर्ट कहते हैं और अदालत उज़्मा है उसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। अब सीआरपीसी में हाई कोर्ट का मतलब है कि किसी भी प्रोविंस में क्रिमिनल अपील या रिवीजन की जो सबसे सुपीरियर कोर्ट है उसे हाई कोर्ट कहते हैं। अब नेक्स्ट हम इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन को देख लेते हैं। अब इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन दोनों का ही मतलब उर्दू में तो तफ्तीश है, लेकिन दोनों की नेचर बिल्कुल अलग है। इंक्वायरी हमेशा मजिस्ट्रेट कंडक्ट करता है और इन्वेस्टिगेशन बाय पुलिस कंडक्ट होती है। अब इन्वेस्टिगेशन का मकसद सिर्फ और सिर्फ कलेक्शन ऑफ एविडेंस है। पुलिस का काम है सिर्फ एविडेंसेस को कलेक्ट करे और मजिस्ट्रेट के पास ले जाए। अब इंक्वायरी कंडक्ट करेगा मजिस्ट्रेट उसके बाद। अब मजिस्ट्रेट तो ट्रायल भी करता है, लेकिन इंक्वायरी क्या है? अब ट्रायल से पहले पहले जो मामलात की जांच पड़ताल है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से पहले पहले, क्योंकि ट्रायल फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से स्टार्ट होता है, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से पहले पहले जो मामलात की जांच पड़ताल है उसे बेसिकली इंक्वायरी कहा जा सकता है। इंक्वायरी का बेसिकली मकसद डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रूथ, इस सच का अंदाज़ा लगाना है। ट्रायल के अंदर कोई भी स्टेटमेंट जो ऑन ओथ ली जाए उसे जुडिशियल प्रोसीडिंग कहते हैं। अब ये स्टेटमेंट ट्रायल से हटकर भी ली जा सकती है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट सीआरपीसी के इस सेक्शन में बता दिया गया है कि सेक्शन 12 और 14 के अंदर जो स्पेशल मजिस्ट्रेट्स अपॉइंट किए जाएंगे उन्हें भी मजिस्ट्रेट ही समझा जाएगा। मतलब जहाँ भी मजिस्ट्रेट का वर्ड आएगा वो सेक्शन 12 और 14 के अंडर अपॉइंटेड स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स पर भी अप्लाई होता है। अब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस लेस सीरियस इन नेचर होते हैं। मतलब जो माइनर किस्म के तमाम ऑफेंसेस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है, इसमें पुलिस बगैर वारंट के किसी भी शख्स को अरेस्ट नहीं कर सकती। इट एनी एक्ट और ओमिशन प्रोहिबिटेड बाय स्टैट्यूटरी लॉ ऑफ एनी कंट्री इज कॉल्ड ऑफेंस। अब एक्ट और ओमिशन में बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं। एक्ट कोई भी ऐसा काम है जिसे भी किसी भी स्टेट के स्टैट्यूटरी लॉ में करने का हुक्म दिया गया है, अगर आप वो नहीं करते तो वो भी ऑफेंस के जुमरे में आएगा। और अगर कोई ऐसा काम जिसे करने से रोका गया है तो अगर आप वो करते हैं तो वो भी ऑफेंस के जुमरे में आएगा। तो ऑफेंस कोई भी ऐसा काम जिसे करने का हुक्म दिया गया है, जिसे करने से रोका गया और जिसकी पनिशमेंट भी किसी स्टेट के स्टैट्यूटरी लॉ में दे दी गई हो कहलाता है। ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन वो बेसिकली हमारा एसएच होता है, जिसे स्टेशन हेड ऑफिसर कहा जाता है। अब यहाँ पे अगर प्लेस का वर्ड आएगा तो उसका मतलब है कोई भी बिल्डिंग, टेंट या वेसल। अब वेसल क्या होती है? पानी में आमदोरफ्त के लिए जो भी कोई भी कन्वेंस यूज़ की जाए उसे वेसल कहा जा सकता है, जैसा कि बैरी जहाज़ हो गई जिसे शिप कहते हैं, या कोई भी कश्ती वगैरह हो गई, वो वेसल कहलाती है। किसी भी मुकदमे में किसी के बिहाव पर पेश होने वाला शख्स प्लीडर कहलाता है। अब मोस्टली ये वकील हजरात ही होते हैं, लॉयर्स। अब सीआरपीसी में इसका मतलब यही है कि कोई भी शख्स किसी के बिहाव पर किसी भी मुकदमे में पेश होगा तो उसे प्लीडर कहा जाएगा। अब इसके बाद पुलिस स्टेशन का क्या मतलब है? कोई भी ऐसी जगह जहाँ आपके साथ प्यार, मोहब्बत और नरमी के साथ पेश आया जा सकता है उसे पुलिस स्टेशन कहते हैं। नॉर्मली सरकार की तरफ से कोई भी पुलिस स्टेशन के नाम से जगह जो मुख्तस कर दी गई है उसे पुलिस स्टेशन कहा जाता है। अब इसके बाद हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर को देख लेते हैं। सेक्शन 491 में हम इसकी मज़ीद डिटेल जाके पढ़ेंगे। अगर अपना सादा अल्फाज में आपको बताऊँ तो ये सरकारी वकील हजरात जो होते हैं इन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहा जाता है। सब डिवीज़न। अब सब डिवीज़न एक ऐसी टर्म है जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करती है। अब मैं आपको मिसाल के तौर पे समझाता हूँ। जैसे हमारा एक डिस्ट्रिक्ट है, ज़िला है। अब ज़िले के अंदर बहुत सी तहसीलें बनाई जाती हैं और तहसील की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस तहसील को सारा एडमिनिस्ट्रेट करती है, उसको कवर करती है, उसका इंतज़ामिया सँभालती है। लेकिन अगर उसकी तहसील की आबादी बढ़ जाए, जो कि तहसील की एडमिनिस्ट्रेशन उसको कंट्रोल ना कर सके और वो इतना बड़ा भी अभी ना हुआ हो, इतनी आबादी ना बढ़ी हो कि उसको डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए, तो उसको नॉर्मली सब डिवीज़न का दर्जा दे दिया जाता है और ये होता डिस्ट्रिक्ट के अंडर ही है।
अब इसमें अक्सर वर्ड्स एक्ट्स मेंशन किया हुआ है सेक्शंस में, लेकिन ओमिशन मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन आपने खुद ही प्रिज्यूम कर लेना है। यहाँ पर ये बताया गया कि जहाँ पे वर्ड एक्ट आएगा वहाँ आपने ओमिशन खुद ब खुद एज्यूम कर लेना है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में ही और शी की एग्जांपल दी थी, तो उस पे बाज़ लोगों का एतराज़ होगा कि ये एग्जांपल तो पीपीसी की, आप सीआरपीसी के लेक्चर में क्यों दे रहे हैं? अब यहाँ पे वाज़ह कर दिया गया है कि तमाम पीपीसी में जो डेफिनेशंस दी गई हैं, वो सीआरपीसी में भी एज़ इट इज़ समझी जाएँगी। अब इस प्रोविज़न से सीआरपीसी में पीपीसी की भी तमाम डेफिनेशंस, मतलब उसकी जो डेफिनेशन क्लॉज़ है और इसकी डेफिनेशन क्लॉज़ को मिला दिया गया है। अब सेक्शन 4 डेफिनेशन क्लॉज़ हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। तो चलिए अब हम सीआरपीसी का सेक्शन नंबर 5 देख लेते हैं। ये हमारा आज के लेक्चर का सबसे लास्ट सेक्शन है, ट्रायल ऑफ द ऑफेंसेस अंडर पाकिस्तान पिनल कोड। पाकिस्तान पिनल कोड में जितने भी ऑफेंसेस का जिक्र किया गया है, उन सब में जो ट्रायल के दौरान प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा वो सीआरपीसी का फॉलो किया जाएगा। और इसके क्लास 2 में ये बयान किया गया है कि ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट अदर लॉज, तमाम जो स्पेशल लॉज है जैसा कि टैक्सेशन लॉ हो गया, नारकोटिक्स एक्ट हो गया, या जितने भी स्पेशल एक्ट हैं, इनके ट्रायल के लिए भी जो प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, जो जनरल प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, वो सीआरपीसी का ही होगा। आज का हमारा लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। हमने सीआरपीसी के चैप्टर नंबर 1 को आज कंप्लीट पढ़ा, जो कि सेक्शन नंबर 1 से लेकर 5 पर मुश्तमिल था। उम्मीद करता हूँ कि आपको सीआरपीसी के चैप्टर फर्स्ट की कंप्लीट समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।